हे दोस्तों, वर्मा गेस पेपर के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ये वर्मा गेस पेपर क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति अनुपात शुरू करने वाला हूँ। 8.1 एनसीईआरटी बुक के 8.1 एक्सरसाइज में ये चैप्टर है, ये एक्सरसाइज है और यहाँ पे मैं त्रिकोणमिति अनुपात का वर्मा गेस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। लेकिन मैं उन स्टूडेंट के लिए बता देना चाहता हूँ जो बहुत ही वीक है, तो मैं बेसिक से उन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो चलिए पहले उससे देखते हैं। देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति अनुपात को समझने के लिए सबसे पहले तो समझते हैं हम लोग इसका बेसिक को। तो देखिए, यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाते हैं और ये ट्राइंगल है, त्रिभुज बनाते हैं और ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे है ए, यहाँ इस शीर्ष का नाम है बी और इस शीर्ष का नाम है सी। देखिए, त्रिभुज के 3 भुजा होता है और जो 2 भुजा जिस पॉइंट पे मिलता है उसको शीर्ष बोलते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। ठीक है, देखिए ये बीसी जो है इस ट्राइंगल का, ये भुजा जो बीसी है ये आपका कहलाता है आधार। ठीक है, आधार जिसे बेस बोलते हैं और इसे लिखा जाता है बी द्वारा। ठीक है, ये एसी जो है ये भुजा, इसे कहा जाता है कर्ण या हाइपोटेनियस, जिसे एच लिखा जाता है। क्लियर है। ए बी जो है ये लंब है, इसे लंब कहते हैं ये साइड को, और इसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं, जिसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर है। ये हमारा ए बी सी ट्राइंगल में ये है लंब, ये है कर्ण, ये है आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस। अब यहां देखिए, जब 2 साइड, जब 2 भुजा, ठीक है, जैसे ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, मतलब ये ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं हम पी और ए सी को क्या लिख सकते हैं, एच। जब 2 भुजा किसी अनुपात में हो, जैसे यहां पे 2 भुजा ए बी है और ए सी है, ए बी को हम लिखे हैं पी, ठीक है, और ए सी को लिखे हैं एच। तो जब ये दोनों पी और एच के अनुपात में होता है तब इसे कहा जाता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कब कहा जाता है, जब परपेंडिकुलर ऊपर और हाइपोटेनियस नीचे होता है, इस अनुपात को साइन थीटा कहा जाता है। क्लियर है। उसी तरह कॉस थीटा पे चलते हैं। कॉस थीटा किसे कहा जाता है, जब बेस ऊपर लिखा जाए और अनुपात में AC नीचे रहे, ठीक है, तब इसे कहा जाता है B/H या B/H, इसे कहते हैं कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं टेन थीटा किसे कहते हैं। टेन थीटा, जब AB ये जो साइड है ये ऊपर और BC जो साइड है वो नीचे रहे, तब इसे हम लोग कह सकते हैं AB को P और BC को B, तो इसे कहते हैं P/B और ये कहलाता है टेन थीटा। मतलब परपेंडिकुलर ऊपर और बेस नीचे रहे, इस अनुपात में रहे, तब इसे कहते हैं टेन थीटा। कॉस थीटा कब कहा जाता है, जब बेस ऊपर हाइपोटेनियस नीचे रहता है, तब कहते हैं कॉस थीटा। साइन थीटा कब कहा जाता है, जब परपेंडिकुलर ऊपर और हाइपोटेनियस नीचे, तब इसे कहते हैं साइन थीटा। मतलब P/H, B/H, P/B। क्लियर है। अब इसका देखिए रेसिप्रोकल को समझते हैं, मतलब उल्टा को। ठीक है, साइन थीटा, अब यहां पे देखिए, यदि P नीचे और H ऊपर चला जाए तब H/P को कहा जाता है कॉसेक थीटा। ठीक है, और इसी तरह H ऊपर और B नीचे रहे तब इसे कहते हैं सेक थीटा। उसी तरह B ऊपर और P नीचे रहे तब इसे कहते हैं हम लोग कॉट थीटा। तो समझ आ गया, ये अनुपात को कहा जाता है। H यदि ऊपर P नीचे तो कॉसेक थीटा, H ऊपर B नीचे तब इसे कहते हैं सेक थीटा, B ऊपर P नीचे तब इसे कहते हैं कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, यहां पर अब हम समझते हैं कुछ और बात को। क्लियर है। अब यहां देखिए, समझते हैं एक और छोटा सा बात को समझते हैं। यहां पे एक ट्राइंगल फिर से बना देते हैं।
इसे कहेंगे ए, इसे बी और इसे सी। यहां पर है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इस बात को। साइन थीटा, अब हमने समझा कि साइन थीटा जो होगा वो पी बाई एच को बुलाता है साइन थीटा। ठीक है, और अभी हम लोग ने समझा कॉस थीटा कहा जाता है जब बी ऊपर और एच नीचे रहता है तो। ठीक है, अब यहां थोड़ा ध्यान से देखिए, यदि यहां पे लिखा हुआ है थीटा, इस एंगल को थीटा बोला जा रहा है, और हमें कहा जाएगा कि इस एंगल के लिए, मतलब बिंदु सी के लिए, ठीक है, यहां पे थीटा लिखा हुआ है, तो बिंदु सी के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये सामने वाला जो भुजा होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। यदि यहां थीटा है तो इसका ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और ये जो साइड होगा ये बेस होगा। याद रखिए हाइपोटेन्यूज जो होता है इन तीनों ट्राइंगल में, इस तीनों साइड में सबसे बड़ा साइड ये होता है हाइपोटेन्यूज, जिसको कर्ण कहते हैं। और ये जो कर्ण होता है हमेशा ये कर्ण चेंज नहीं होता है, केवल ये साइड और ये साइड में चेंजिंग होता है। अब ये कैसे चेंजिंग होता है तो इसे समझते हैं। यदि इस एंगल को बात किया जाए तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस हो जाएगा आपका बी सी। ये देखिए इस एंगल के लिए, ठीक है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका ए बी होगा और बेस हो जाएगा आपका बी सी। लेकिन इसी साइड में यदि एक और ट्राइंगल बना दिया जाए, समझिए, लेकिन थीटा यहां रहे, ठीक है, इस कोण के बारे में, इस एंगल के बारे में बोला जाए तो इस एंगल का ठीक सामने वाला जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर होगा। यहां पे देखिए परपेंडिकुलर ये है, क्योंकि ये एंगल को बात कर रहे हैं, तब इस एंगल का ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। और हाइपोटेन्यूज हमेशा टेढ़ा लाइन जो होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाता है। वो एच हमेशा एच हमेशा एच ही रहेगा। परपेंडिकुलर बेस ये दोनों में चेंजिंग होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। जैसे इस एंगल, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस हमारा पी ये हो गया, और ये तो हमेशा एच है, क्योंकि एच हमेशा चेंज नहीं होता है, हमेशा एच ही रहता है, मतलब हाइपोटेन्यूज चेंजिंग नहीं होगा। तो यहां देखिए परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ तो हाइपोटेन्यूज ये हुआ, तो बेस क्या कहलाएगा, केवल ये। ठीक है, यदि इस एंगल का परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस ये होगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा तो ये साइड वाला टेढ़ा लाइन जो होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। क्लियर है, कर्ण होता है। यदि इस एंगल के लिए बात करते हैं तो परपेंडिकुलर ये होता है और बेस ये होता है, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा टेढ़ा लाइन को कहते हैं। क्लियर है, यदि आपको ये बात समझ आ गया होगा तब आपको ट्रिगोनोमेट्री का, त्रिकोणमिति का हर क्वेश्चन सॉल्व आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर देखिए, यहां दिया है यदि tan A 3/4 हो तो cos A और cosec A का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बना लेते हैं एक। ठीक है, ट्राइंगल बना दिए। अब इसमें हम यहां A लिख देते हैं, ठीक है, और यहां B लिख देते हैं, यहां C लिख देते हैं। यहां पे कोई भी एंगल हमें बता नहीं रहा है कि कौन सा समकोण है या राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लोग या तो फिगर बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जब यहां पर साइड ए के लिए बोल रहा है, ठीक है, यहां में भी ए बोल रहा है और यहां में भी ए बोल रहा है, जब सभी कोण या सभी बिंदु ए के लिए बोल रहा है तो फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए, फिर भी हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, तो हम लोग जानते हैं जिस एंगल के बारे में बात करता है, जैसे इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो इसका ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, और ये हमेशा जो टेढ़ा लाइन है वो क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा। ये यदि मान लेते हैं समकोण है तो। क्लियर है, अब यहाँ देखिए tan A, यहाँ लिखते हैं हम लोग tan A बराबर क्या होता है 3/4, और हम लोग जानते हैं tan बराबर होता क्या है, तो tan बराबर होता है P/B। अभी हमने सीखा था tan बराबर होता है P/B। ठीक है, तो यहाँ देखिए P जो हो गया ये 3 हो गया और B जो हो गया ये 4 हो गया। तो यहाँ देखिए इस एंगल के बारे में बात कर रहे थे ना, क्योंकि यहाँ A है तो यहाँ A लिखे हैं, तो इसका ठीक सामने वाला P हो गया। P क्या हो जाएगा 3, यहाँ देखिए P जो होगा वो 3 हो जाएगा, B क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। क्लियर है, अब ध्यान दीजिए, हमारा एक और बात को समझते हैं, शुरू वाले ट्राइंगल पे चलते हैं। देखिए ये हमें
याद है सब चीज़। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि आपका किसी क्वेश्चन में यदि यहाँ पे हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनियस जो होता है हमेशा बड़ा होता है, तो याद रखिए h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यदि p और b आपका दिया हुआ है और h नहीं दिया है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। यदि हमें p फाइंड करना हो ठीक है, तो हम लोग h स्क्वायर में से p तो फाइंड करना है, तो h स्क्वायर में से b स्क्वायर को माइनस करेंगे। यदि b फाइंड करना है तो रूट h स्क्वायर में से हमें p स्क्वायर को माइनस करना होगा। केवल h निकालने के लिए यहाँ परपेंडिकुलर और बेस में प्लस होता है, p और b यदि निकालते हैं तो उसके बीच में माइनस होता है, ये याद रखना है। तो अब हम लोग फिर से क्वेश्चन में समझ चलते हैं और यहाँ देखते हैं। यहाँ पे देखिए b और p हमें दिया गया है और h हमें नहीं पता है। तो याद रखिए इस तरह के ट्राइंगल को आप में जब भी ट्राइंगल इस तरह का बनाते हैं तो उसमें आपको देखिए तीनों साइड का वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे यहाँ b दिया है 4, p दिया है 3 और h हमें नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में h फाइंड करेंगे। h इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का वैल्यू दिया गया है 3 एंड b का वैल्यू दिया गया है 4। तो चलिए यहाँ देखते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। दोनों को कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं तो हो जाता है 25। अब रूट से जब भी कभी वैल्यू को निकाला जाता है, जैसे 25 है तो 5 इंटू 5 कर सकते हैं। और रूट से कभी भी कैसे निकाला जाता है, तो दो रूट में से एक मतलब रूट के अंदर से कभी वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो दो वैल्यू में से एक को, तो 2 5 है तो उसमें से एक निकाल दिए, ठीक है। तो h का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 5। तो यहाँ पे हमारा h का वैल्यू निकल गया हमारा 5, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, हमें cos a और cosec के निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए cos a लिखते हैं और हम लिखते हैं cosec a। तो चलिए cos a बराबर, cos बराबर क्या होता है, ठीक है। तो cos बराबर हम लोग जानते हैं कि b बाई एच होता है, b बाई एच होता है, और cosec के बराबर होता है h बाई पी, ठीक है, h बाई पी। अब ध्यान दीजिए cos a बराबर b बाई एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए b क्या है 4 है, 4 ऊपर लिख देते हैं, और h क्या है 5 है, अभी हम लोग ने फाइंड किया था। अब यहाँ देखिए cosec a, तो cosec a बराबर क्या होता है h बाई पी, ठीक है। तो यहाँ पर h ऊपर है p नीचे है, तो यहाँ पे देखिए h का वैल्यू 5 है और p का वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ 3 है, लिख दिए और हमारा आंसर फाइंड हो गया। क्लियर है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा बात नहीं होता है, सबसे पहले आपको समझना होता है ये। इस बात को यदि आप समझ जाते हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ में क्या बोल रहा है समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है यदि tan a बराबर 4/3 है तो sin a और cos a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है tan a इज इक्वल टू 4/3। तो tan बराबर क्या जानते हैं हम लोग, tan बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है p बाई बी, हम लोग जानते हैं p बाई बी होता है। तो p ऊपर और b यहाँ नीचे है, मतलब ये कि ये p है और ये b है, ठीक है। तो p का वैल्यू 4, b का वैल्यू 3। तो हमें यहाँ क्या नहीं दिया गया है, हमें h नहीं दिया गया है। याद रखिए इस तरह का क्वेश्चन में कभी भी आपको 2 वैल्यू दिया रहता है तो आपको तीसरा वैल्यू तुरंत निकाल लेना है, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए p बाई बी दिया है 4/3, तो h निकालने का फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का वैल्यू कितना है 4 और b का वैल्यू कितना है 3। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का करेंगे तो 9, दोनों का ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है 25। फिर यहाँ रूट कैसे निकाला जाता है वैल्यू को, 2 रूट मतलब रूट के अंदर 2 5 है तो एक 5 को निकाला जाता है, तो h का वैल्यू में क्या निकल गया 5। यहाँ देखिए हमें p b और h पता चल गया है, और हम इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है, यहाँ निकालना है साइन a और यहाँ पे निकालना है क्या हमें cos a। तो देखिए साइन बराबर क्या होता है p बाई एच होता है और cos बराबर क्या होता है b बाई एच होता है। तो साइन बराबर p बाई एच होता है, तो p का वैल्यू अभी हम लोग क्या है यहाँ पर 4, तो 4 ऊपर, और h का वैल्यू अभी हम लोग ने फाइंड किया है 5 है। तो चलिए h नीचे है तो 5 नीचे लिख देते हैं। यहाँ cos बराबर क्या होता है b बाई एच, तो cos b क्या है यहाँ पे b 3 है तो 3 ऊपर, और अभी हम लोग ने h फाइंड किया है 5 तो नीचे 5,
तो इस तरह आंसर हमारा हो गया 4/5 3/5। तो देखिए यहाँ पे 4/5 3/5 आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, ठीक है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कॉस ए टेन ए निकालिए। चलिए कॉस ए और हमें निकालना है टेन ए। तो कॉस बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है b/h, और टेन बराबर क्या होता है p/b, ठीक है, p/b। तो यहाँ पे देखिए h है, यहाँ पे हमें साइन बराबर क्या होता है, हम लोग पहले तो दिया हुआ है साइन a = 3/4, तो साइन बराबर हम लोग जानते हैं p/h होता है। तो p का वैल्यू ऊपर और b का वैल्यू h का वैल्यू नीचे, तो p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 4 हमें यहाँ दिया गया है। तो हमें क्या नहीं दिया गया, देखिए एक क्वेश्चन में साइन a बराबर 3/4 है, तो यहाँ साइन बराबर हम लोग जानते हैं p/h होता है, तो p ऊपर और h नीचे, तो p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 4, ये तो दिया हुआ है। हमें क्या नहीं दिया है, b नहीं दिया है, और यहाँ पे हमें b का वैल्यू पता रहना चाहिए, तब तो हम इसका आंसर निकालेंगे। तो b = हम लोग ने अभी सीखा था कि h² - p² होता है। याद रखिए जब h फाइंड करना होता है तो केवल प्लस होता है, h = p² + b², लेकिन जब b निकालना है तो h² - p² होता है। और यदि p भी फाइंड करना होता तो h² - b² होता। तो हमें यहाँ b फाइंड करना है, तो √h² - p² किए, तो h का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और p का वैल्यू यहाँ पे है 3। तो 4 4 16, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 16 - 9 करेंगे तो 7। तो देखिए रूट में से कभी भी √7 वैल्यू फाइंड नहीं होगा, ठीक है, वर्गमूल नहीं निकलता है। तो हम क्या करेंगे कि रूट b का वैल्यू हम लोग रखेंगे कि √7 ही है b का वैल्यू। तो यहाँ पे चलते हैं, तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखिए हमको फाइंड करना था ना, cos a tan a, तो cos a बराबर b/h होता है, तो b का वैल्यू हमने निकाला √7 और h का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4, यहाँ लिख दिए। p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो p का वैल्यू दिया है 3, तो ऊपर लिख दिए, और b का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें, तो हमने फाइंड किया √7, तो यहाँ लिख देते हैं √7 और हमारा क्वेश्चन का आंसर फाइंड हो गया। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है √7/4, जो हम लोग का यहाँ आया है √7/4, और tan a बराबर आता है 3/√7, 3/√7। क्लियर है। तो इस तरह 3 नंबर क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोला जा रहा है, फिर से यहाँ लिखा है साइन a 3/5। देखिए साइन a बराबर 3/5, तो कॉस a और tan a फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, कॉस a और tan a, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, साइन कॉस a बराबर क्या होता है, पहले बात हम लोग ये जानेंगे, तो होता है b/h, और tan बराबर क्या होता है p/b, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं, साइन a बराबर 3/5 है, तो साइन बराबर होता क्या है, हम लोग जानते हैं कि p/h होता है साइन बराबर। तो साइन यहाँ पे 3/5 लिख देते हैं, क्योंकि ये दिया गया है, तो 3/5 लिख दिए, मतलब p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू हमारा क्या दिया गया है 5 दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, h का वैल्यू और p का वैल्यू दिया गया है, तो हमें क्या है b को फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ tan बराबर क्या होता है p/b, तो b का वैल्यू यदि हमें फाइंड नहीं होगा तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। तो हम लोग पहले p और h दिया हुआ है, p बराबर दिया है 3 एंड h बराबर दिया है 5, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग निकालेंगे b, तो b = होता है h² - p²। तो h का वैल्यू दिया गया है 5, p का वैल्यू दिया गया है 3, p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5। तो 5 25 और 3 3 9, तो 25 में से 9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा आता है 16। 16 का क्या निकलेगा, तो 4 × 4 लिख सकते हैं 16 को, तो इसका वर्गमूल निकलेगा 4, मतलब b का वैल्यू कितना आया 4 आया। क्लियर, b का वैल्यू कितना आया 4। अब हमारा b भी पता है, p भी पता है और h भी पता है। अब हमें निकालना क्या था b/h, तो b का वैल्यू हम लोग निकाला 4 और h का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था 5, लिख दिए, ये हमारा आंसर। tan बराबर क्या होता है p/b, तो p का वैल्यू दिया गया था 3 और b का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है यहाँ पर 4, तो यहाँ 4 लिख देते हैं, तो 3/4। तो यहाँ आंसर देखते हैं 4/5 4/5 एंड यहाँ दिया 3/4, तो देखिए tan बराबर 3/4। इस तरह 4th नंबर क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है। तो हमने क्या सॉल्व किया, 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है, और यहाँ पे 2 नंबर सॉल्व किया और 1 नंबर भी सॉल्व किया। तो इस तरह हमारा 1 2 3 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट के वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ अगला क्वेश्चन। इधर मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाऊंगा आप सभी को, 5 नंबर 6 नंबर और आगे इसी तरह कंटिन्यूस रहेगा मेरे चैनल पर। वर्मा गेस्ट पेपर के जितने भी
मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन है मैं सभी क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।